हेलो एवरीवन। करते हैं प्रश्नावली 1.1 का चौथा, पांचवा, छठा और सातवां चार न्यूमेरिकल्स जो हैं वो करेंगे इस वीडियो के अंदर। हम जो है पहला जो न्यूमेरिकल है क्या है वो HCF 306 और 657 का 9 है, ये दे रखा है। एलसीएम बताना है 306 और 657 का। तो हमें ये पता है कि इससे पीछे वाले न्यूमेरिकल्स में दूसरे में हमने किया था, दूसरे न्यूमेरिकल में किया था कि दो संख्याओं की गुणा किसके बराबर होती है? दो संख्याओं की गुणा उनके HCF और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होती है। तो क्या होता है देखिए, सॉल्यूशन इसका HCF गुणा LCM बराबर किसके होता है? दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होता है। अब यहाँ पे HCF जो है, HCF वो कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। HCF कितना दे रखा है? ये 9 दे रखा है। तो HCF की जगह 9 लिखा हमने, और LCM का हमने पता करना है किसके बराबर? दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर। दोनों संख्याएं क्या आपकी? 306 और 657। क्या लिख देंगे? 306 गुणा 657, 306 गुणा 657। और यहाँ से LCM बराबर क्या हो जाएगा फिर? 306 गुणा 657, और ये 9 राइट साइड में जाए क्या हो जाएगा? इसका भाग हो जाएगा। काट देंगे इसको, 9 से कट रहा पूरा पूरा, ये 9 तिये 27, 3 बच जाएंगे और 9 चौके 36। और 34 की और 657 की जब आप गुणा करोगे तो ये गुणा आपकी आएगी 22,338। मैंने पहले लिख रखी है 22,338। इसलिए एलसीएम किस किस का? 306 और 657 का एलसीएम जो क्या हो जाएगा? 22,338। कंप्लीट है, बस इतना ही करना है इसको, 22,338। उसके बाद करते हैं हम जो है पांचवा न्यूमेरिकल, जिसको मैंने पहले लिख दिया। इसमें लिखना ज़्यादा है, समझना, और क्या आ रहा है इसमें पहले ही लिख दिया मैंने। अगर साथ साथ लिखता काफ़ी टाइम लगता है, इसमें पहले लिख दिया इसको। क्या देखिए, इसमें है आपका कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, कोई प्राकृत संख्या n है, संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कि कोई भी प्राकृत संख्या n ले लीजिए और उसके हिसाब से कहता है कि 6 की पावर n अगर कहीं पे है, 6 की पावर n, तो क्या वो कहता है कि 0 पर आपकी समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती? इसको थोड़ा सा देखिए क्या है, फिर करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपकी संख्या है 30, किस पर समाप्त हुई है? 0 पे। इसके आप गुणनखंड करोगे तो क्या है? 2, एक बार मैं सीधे करूँगा तो 5 गुणा 6, या बल्कि और कहूँगा तो 30 बराबर क्या लिखूँगा? 10 गुणा 3। यानी कोई संख्या अगर लास्ट में शून्य है ना तो 10 तो उसका एक गुणनखंड पाएगा, यानी 10 तो भाग होगी, 10 से तो भाग होएगी। और 10 के गुणनखंड क्या होते? 2 और 5, और गुणा क्या आपका 3। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई संख्या, कोई भी संख्या जिसके लास्ट में अगर 0 है, शून्य है, तो वो 10 से भाग जरूर होगी, और 10 से भाग होगी तो फिर वो 2 से भी भाग होगी और 5 से भी भाग होगी। और अगर कोई संख्या 2 और 5 से भाग हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या? उसके गुणनखंड में 2 और 5 तो पाएंगे ही पाएंगे, बाकी और कुछ भी हो जाए लेकिन 2 और 5 तो जरूर मिलने चाहिए। समझ रहे? जैसे 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 ले लिया हमने 8 ले लिया, 8 क्या? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ देखिए 5 है नहीं। ऐसी कोई भी संख्या आप सोचिए जिसके अंत में शून्य हो। जैसे आपने सोच ली 40 सोच ली, तो 10 गुणा 4 लिख दिया एक बार। 10 को क्या लिखूंगा? 2 और 5, और बाद में 4 के मैंने 2 गुणा 2 कर दिया, अलग बात है। यानी कि 2 और 5 तो उसके अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन उसमें क्या दे रखा है? 6 की पावर n दे रखा है। तो 6 की पावर n का मतलब क्या है? 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे?
2 गुणा 3 और उसकी पावर कितनी n, या ये कह दें 2 की पावर n और 3 की पावर n। तो यानी यहाँ इसके जो गुणनखंड आएंगे ना उसमें 2 तो पाएगा उन गुणनखंडों में, लेकिन 5 इनमें कहीं पर भी नहीं है। और किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य होने के लिए वो 10 से भाग होने चाहिए। 10 से भाग होनी चाहिए का मतलब क्या है कि उसके गुणनखंडों में एक क्या होना चाहिए आपका 2 और एक आपका क्या होना चाहिए उसके अंदर 5 जरूर होना चाहिए, नहीं तो 10 से भाग होगी नहीं, आप अंतिम अंक उसका शून्य हो ही नहीं सकता। अब देखिए देखते हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे, यदि कोई संख्या अंक शून्य, कोई भी संख्या अगर आपकी शून्य पर समाप्त हो रही है, अंक शून्य पर समाप्त होती है, तो वह 10 से विभाजित होगी। या फिर ये कह दें कि वो 2 और 5 दोनों से विभाजित होगी। 2 और 5, यदि कोई संख्या अंक शून्य पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी, या ये कहें कि 2 और 5 से विभाजित होगी। अब क्योंकि 10 किसके बराबर होता है 2 गुना 5, तो दे क्या रखा है यहाँ पे 6 की पावर n। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड अगर लिखोगे 2 गुना 3 और ऊपर लगा दिया n हमने, और ये कह दें कि 2 की पावर n गुना 3 की पावर n, तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 कहीं पर भी नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n जो है 5 से विभाजित नहीं होगी, 5 से नहीं फिर 10 से भी नहीं होगी। और यहाँ 6 की पावर n, ये देखिए, और यहाँ 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड है ही नहीं। यहाँ तो अभाज्य गुणनखंड या तो 2 है या 3 है, और 10 से भागने यानी अंतिम अंक 0 आने के लिए, या ये कहें कि 10 से भाग होने के लिए 2 और 5 होना चाहिए। यहाँ पे 5 है ही नहीं, और अगर 5 नहीं है, 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे नहीं है। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, अंक शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। यहाँ से अब अगर आप इसको नोट करना चाहें, इस न्यूमेरिकल को नोट कर सकते हैं, इतना ही है, ठीक है। उसके बाद करते हैं इसका 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या है देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुना 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ये हमने यानी किस्म से 2 सवाल हो गए इसके अंदर, ये पहला हो गया, पहला पार्ट हो गया, ये इसका दूसरा हो गया। अब भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो वो क्या हो जाएंगे आपकी भाज्य। अभाज्य जैसे क्या है 2 आपके अभाज्य संख्या है, इसके 2 गुणनखंड हैं 1 और 2। 3 अभाज्य संख्या, इसके गुणनखंड क्या है 1 और 3। 5 अभाज्य संख्या, इसके गुणनखंड क्या होंगे 1 और 5। ये अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्याओं में क्या होंगे, जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, 3 हो 4 हो 5 हो, कितने भी हो, सारी की सारी क्या होंगी आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो हमने ये प्रूव करना है कि दोनों संख्याएं आपकी क्या है भाज्य है। कैसे करेंगे देखिए सॉल्यूशन इसका। पहली क्या आपकी 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 2 पार्ट होगी इसके, एक पार्ट तो ये है दूसरा ये है। इन दोनों में देखेंगे, दोनों में जो है क्या आपका 13 कॉमन है। अभी 13 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बच जाएगा 7 गुणे 11 और 7 गुणे 11, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, और प्लस ये क्या हो जाएगा 13 एकम 13, समझ आएगा ना। इनमें से हमने क्या किया है, इसमें से और इसमें से दोनों में से क्या कर लिया 13 को कॉमन ले लिया। 13 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बच जाएगा आपका 7 गुणे 11, तो ये बच गया 7 गुणे 11, और वहाँ से क्या बच गया 13 कॉमन ले लिया, 13 एकम 13। अब क्या बन जाएगा आपका ये 13 गुणे, यहाँ क्या बनेगा आपका देखिए 11 सत्ते 77 और प्लस 1, और फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं 13 गुणे 77 क्या हो गया आपका 78 हो गया। और करेंगे तो 13 गुणे 78 को क्या लिख सकते हैं हम 13 गुणे 6 भी लिख सकते हैं इसको,
तो यानी कि ये जो संख्या थी पूरी, इस संख्या का गुणनखंड क्या हो गया, 13 हो गया, एक क्या हो गया, 6 हो गया। और कोई भी संख्या जो उसका एक एक तो गुणनखंड खुद होता ही, खुद संख्या हो जाएगी, एक हो जाएगा, और बाकी गुणनखंड आ गए आपके। तो अगर यहाँ देखें तो इसके संख्या के गुणनखंड क्या हुए, फिर इस संख्या के गुणनखंड क्या हुए, तो संख्या के गुणनखंड क्या हो गए, 1, 6, 13, और भी हो सकते हैं। 1, 6 और 13 क्या है, इसके संख्या के गुणनखंड हैं। और ये क्या हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए, इसलिए यह भाज्य है। बस सारे गुणनखंड बताने की जरूरत नहीं है, आप 2 से ज़्यादा बता दीजिए तो ये संख्या 1 से भाग होगी, 6 से भाग होगी, 13 से भाग होगी, 78 से भाग होगी, खुद की सारी की मल्टीप्लाई कर दें उससे भी भाग होगी, तो संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। दूसरे पार्ट को करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या देखा, देखिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस क्या है, 5। इन दो पार्ट हो गए, इसके 2 टुकड़े हो गए। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या, आपका 5 कॉमन है। देखिए 5 कॉमन लेने के बाद इसमें क्या बचेगा, 7 गुणे 6, 5 तो बाहर आ लिया, क्या आ जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 कॉमन डालेंगे, क्या आ जाएगा आपका, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 गुणे, इनकी गुणा करिए, इनकी 7 6 4 3 2, और जब इनकी सबकी आप गुणा करोगे तो ये गुणा बनेगी 1008 बनेगी भी, 1008 प्लस आगे क्या आपका, प्लस 1 तो है ही, यानी क्या बन जाएगा आपका, 5 गुणे 1009। यानी कि अब क्या हुआ, देखिए ये जो संख्या ना आपकी, ये वाली, ये पूरी, इसका गुणनखंड 5 हो गया, इसका गुणनखंड 1009 हो गया, और एक गुणनखंड इसका 1 तो होगा ही। तो संख्या के गुणनखंड 1, 5, 1009 है। और भी हो सकते हैं इसके अलावा, 3 गुणनखंड हो गए, 3 हो गए, संख्या क्या होगी, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो 3 हो गए गुणनखंड, इसलिए यह भाज्य है, इसलिए यह संख्या आपकी क्या है, भाज्य है। ठीक है जी, ये आपका होगा 6 क्वेश्चन। और करते हैं 7th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। 7th इस एक्सरसाइज का स्टेटमेंट बड़ी सी, क्वेश्चन आसान है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलते हैं, एक ही जगह पे शुरू करते हैं और एक ही स्थान से शुरू करते हैं, एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सोनिया को एक चक्कर में समय लगता है बराबर 18 मिनट। रवि को एक चक्कर में समय लगता है बराबर 12 मिनट। अब देखिए दोनों एक ही जगह से चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही समय पर चलते हैं, तो दोबारा कब मिलेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। पुनः कितने मिनट के बाद मिलेंगे, पुनः कितने मिनट बाद मिलेंगे, इसके लिए हमें 18 और 12 का एलसीएम
ज्ञात करना, एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैं 18 और 12 का एलसीएम निकालता हूँ। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 18 के अभाज्य गुणनखंड 12 के, 2 × 18 3 3 9 बस 2 × 12 2 3 6 गुणनखंड कर दिए। 18 के क्या हो जाएंगे 2 × 3 × 3 और 12 हो जाएगा आपका 2 × 2 × 3। एलसीएम 18 और 12 का दोनों में देखिए क्या है, जो दोनों के अंदर सर एक तो है 2, दोनों में एक क्या है 3, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, एक तो 2 आ गया, एक 3, इनके अलावा जो बच गया, यहाँ ऊपर क्या बच गया है 3 बचा है, नीचे क्या बच गया है 2 बचा है, इनकी गुणा कीजिए 2 3 6 6 3 18 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट के बाद वो दोबारा प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। अतः 36 मिनट बाद सोनिया व रवि प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। वैसे भी अगर आप इसको करना चाहो ना तो कैसे होगा, देखिए मान लीजिए ये है रास्ता, आपका न्यूमेरिकल पूरा हो गया, यहाँ से कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज भी पूरी होगी। वैसे बता रहा हूँ आपको, देखिए मान लीजिए ये है आपका वृत्ताकार पथ है, सोनिया जो है एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में, एक मान लीजिए यहाँ से शुरू हुई, एक चक्कर लगाया 18 मिनट में, दूसरा चक्कर लगाया 18 और 18 कितना आ गया 36, यानी कि उसी पॉइंट पर कितने टाइम में पहुंची हो 36 मिनट के बाद। अब रवि जो है वो एक चक्कर 12 मिनट लगाता है, एक चक्कर लगाया 12 मिनट, दूसरा चक्कर लगाया 12 दूनी 24, तीसरा चक्कर लगाया 12 12 24 और 12 क्या होगी 36, यानी कि 36 के बाद वो अलग बात है कि सोनिया ने 36 मिनट में कितने चक्कर लगाए 2 और रवि ने 36 मिनट में कितने चक्कर लगा दिए 3 लगा दिए। एक चक्कर में कितना टाइम लगाता है 12 मिनट, 3 चक्करों में कितने लगे 36 मिनट लगे, और सोनिया एक चक्कर में 18 मिनट लगाती है तो 18 दूनी क्या हो जाएगा 36, यानी कि उसी जगह पर सोनिया तीन चक्कर पूरा करके आएगी तो 36 मिनट वहीं पहुंच जाएगी, और दूसरा चक्कर और रवि जो है 12 मिनट लगा के 3 चक्कर लगा देगा, एक पॉइंट पर दोनों आके इकट्ठे हो जाएंगे। आपको इस ढंग से इसको समझ सकते हो कि ऐसे एक क्वेश्चन हुआ होगा। बाकी आपको बताने के लिए था, क्वेश्चन आपका यहीं तक खत्म हो चुका था, मैंने पहले जो लिखा हुआ है यहाँ तक है क्वेश्चन। ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।